बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष के केस ने पूरी इंडिया को हिला दिया। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और ये कोई पहला केस नहीं है, आजकल अक्सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वाइफ्स अपने हस्बैंड्स पर ऐसे आरोप लगा रही हैं, उनके परिवार वालों पर ऐसे आरोप लगा रही हैं ताकि उन्हें तंग किया जा सके और उनसे डाइवोर्स लिया जा सके। एक तरफ उनको डाइवोर्स भी चाहिए, उसके बाद उन्हें अपने हस्बैंड से एक मोटा पैसा भी चाहिए एलिमनी के नाम पर, ताकि वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्टेबली बिता सके। क्या महिलाओं के लिए बनाए हुए कानून का आजकल महिलाएं मिसयूज कर रही हैं? क्या आज मेल्स यानी कि मर्द जात एक ऐसी दहलीज पर हैं जहां उनका शोषण हो रहा है? आज इन्हीं सारे ज्वलंत मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक फेमस फीमेल लॉयर कोशिमा अरोड़ा गुमर। दिल्ली में इनकी लेक्स ल्यूरेट नाम की फेमस लॉ फर्म है जो मैरिड कपल्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो ये इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए एंड तक मेरे साथ। मैम, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू अनुराग जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पिछले 5-10 सालों में क्या डाइवोर्स फाइलिंग के केसेस में वृद्धि हुई है? जी, अगर हम देखें पिछले 10 साल के अंदर तो हम ये कह सकते हैं डाटा को देखते हुए कि अराउंड डबल हो गए हैं मैट्रिमोनियल केसेस। तो कंटिन्यूअसली जो है पिछले 10 सालों के अंदर ये डाटा बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया में है? जी बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया में है। हम अगर इन चीजों को इनको सेग्रीगेट करें कि कौन से एरियाज के अंदर ज्यादा, कौन से एरियाज के अंदर कम, तो हम अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज जैसे दिल्ली, मुंबई और बाकी मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट या ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और वी कैन ऑलवेज से दिस थिंग कि मेट्रोपॉलिटन्स के अंदर ये चीजें रिपोर्ट होती हैं और कहीं ना कहीं अर्बन मतलब रूरल एरियाज के अंदर वो चीजें नहीं उतनी रिपोर्ट हो पाती। डाइवोर्स फाइलिंग के जो केसेस हैं ज्यादा किस तरफ से आ रहे हैं, फीमेल्स की तरफ से या मेल्स की तरफ से? देखिए, इसमें हम एक सेट फॉर्मेट लेकर नहीं चलेंगे कि किन की तरफ से ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं। बट अगर हम देखें, अगर कोई भी कपल जाता है या कोई भी हस्बैंड या वाइफ अप्रोच कर रहा है फर्दर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर के, तो ज्यादातर ये होता है कि हस्बैंड्स जो है वो डिवोर्स वाली साइड पर चलते हैं और वाइफ्स के पास जो और उनके है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो गया, आपका 406 498 हो गया या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गए केसेस, तो दे गो हेड विद दोस केसेस। एंड हस्बैंड्स का नॉर्मली ये रहता है कि दे फाइल फॉर डिवोर्स। वाइफ्स भी फाइल करती हैं, बट इन द सिनेरियो यस वी कैन से कि हस्बैंड्स की साइड से कहीं ना कहीं एक अप्रोच यही रहती है डिवोर्स को लेकर, तो वहां केसेस का नंबर ज्यादा होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसा, मिसअंडरस्टैंडिंग, बच्चे, परिवार, फैमिली, क्या रीजन क्या होते हैं डाइवोर्स फाइलिंग के ज्यादातर? देखिए, आजकल जो पहले सिनेरियो था और जो करंट सिनेरियोज हम देख रहे हैं, जहाँ बहुत सारे कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन चेंज हो रही है, हायर एजुकेशन की तरफ सोसाइटी जा रही है, कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट है, तो अभी का जो कल्चरल सेट है सोसाइटी का, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अभी डिवोर्स के रीजंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं आ चुकी है, जिसमें प्राइमरीली ये है कि एक लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी का एक बहुत मेजर इशू देखा जाता है केसेस के अंदर, जहां मैं कहूंगी कि शायद उतना कुछ होता नहीं है, एक नॉर्मल वियर एंड टियर होता है लेकिन कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है कहीं ना कहीं, तो उसमें जो है डिवोर्स के टुवर्ड्स चीजें चली जाती है, या फिर एक टॉलरेंस का लेवल में कहूंगी कि बहुत कम होता जा रहा है। और एक्चुअली ना इसके अंदर दोनों साइड्स को, हस्बैंड की साइड है या वाइफ की साइड है, वाइफ की फैमिली हो गई पेरेंटल फैमिली, या हम कहीं हस्बैंड की फैमिली हो गई, दोनों को ही ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आज के सिनेरियो के अंदर कि अगर एक लड़की अब पढ़ी हुई है, पढ़ लिख गई है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उस सिनेरियो के अंदर वो हर चीज उतने लेवल पे, उतने कम लेवल पे नहीं एक्सेप्ट करेगी। और
एट द सेम टाइम लड़की को भी ये समझने की जरूरत है कि ठीक है, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट आप अगर ये सोच करके चलो कि आप दूसरी फैमिली में जा रहे हो एंड यू वांट कि हर कोई आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, कि भाई ठीक है कि मैं कमा रही हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तो ये दोनों चीजें ही नहीं चल सकती हैं। तो सोशल सेट के अंदर दोनों ही चीजें अनएक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं अगर मैट्रिमोनियल होम वालों को ये चीज समझनी पड़ेगी, मतलब कि हस्बैंड की फैमिली को, यार हमें एक अच्छी डिग्निफाइड, एक अच्छी रिस्पेक्ट देनी है फीमेल को। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि यार तू दिन में काम करके भी आ रही है एंड देन यू हैव टू कुक आल्सो। वहां पे हेल्प की जरूरत है। तो एट द सेम टाइम गर्ल को भी ये समझना पड़ेगा कि यार ठीक है, तुम कमा रहे हो तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू एडजस्ट इन द फैमिली। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो आई थिंक मुझे लगता है 90% फैमिलीज फेस कर ही रही हैं इस टाइम पे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत कम होता जा रहा है कि हम रिलीजियसली कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन है या ये सब चीजें हैं उनको नहीं देख रहे, लेट गो कर रहे हैं और बस सिर्फ लड़ाई के टुवर्ड्स जा रहे हैं। पुराना टाइम होता था, अगर कोई लड़की अपनी फैमिली में फोन करके बोलती थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला, तो तब शायद ये समझाया जाता था उसको कि इट्स ओके, कि जैसे हम है वैसे वो फैमिली है। आजकल रिवर्स हो चुका है। आजकल अगर ये चीज समझाई जाएगी तो सामने से ये चीज आएगी, अच्छा तुझे ऐसे बोल दिया, इतनी हिम्मत हो गई, तू आजा हम देख लेंगे, हम खड़े हैं। तो जहां अगर देखो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दी ग्रेव सिचुएशंस जहां मारपीट है, गाली है, अब्यूज है, हैरेसमेंट है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट अब यार ठीक है, फैमिली है, मदर बोल रही है तो मदर इन लॉ भी बोल सकती है, फादर बोल रहे हैं तो फादर इन लॉ भी बोल सकते हैं, तो आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो एक तो ये मेजर कॉजेस हैं जिनसे डिवोर्स रेट्स काफी बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। बाकी इनफिडेलिटी तो है ही, दैट इज ऑल्सो देयर, इनफिडेलिटी इज ऑल्सो देयर कहीं ना कहीं। बट फिर वो इनफिडेलिटी भी मुझे लगता है कहाँ से इनिशिएट होती है, जब कपल्स के अंदर आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट नहीं रहती, कम्युनिकेशन पुअर होता जाता है, then that leads to infidelity. So again that causes divorce. टॉप 3 रीजंस देखे जाए डाइवोर्स फाइलिंग के, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या रखेंगे? First reason is poor communication between the couple and between the families. Secondly, it will be somewhere, I'll say, compatibility. There is no compatibility. And third will be the change in the social structure. And according to the change in the social structure, society is not ready to change. So to sum up, हमें कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से वर्क करना पड़ेगा। अगर हम गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इम्पार्ट करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो बॉयज की मदर्स हैं उनको भी ये चीज इम्पार्ट करनी पड़ेगी कि यस, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फीमेल, यू हैव टू वर्क इक्वली। इफ शी इज वर्किंग, that you also have to help the person in a kitchen or other household chores. So that is मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है, क्या सोशल मीडिया के आने से डिवोर्स केसेस में इंक्रीज आई है? क्या सोशल मीडिया ने इसमें प्ले, मतलब इसका कुछ रहा है? जो आजकल रील्स बनती हैं और ये सब बन रही हैं, जो इतना नाच गा रहे हैं, क्या इसकी वजह से भी आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ फर्क पड़ा है? Yes, of course. पहली बात तो हम टाइम ही नहीं दे रहे, हमारे पास कम्युनिकेशन का टाइम नहीं है आपस में। अगर हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं, पूरा दिन काम करके भी आ रहे हैं, बच्चे हैं घर में, तो भी सबके पास अपने अपने फोन्स हैं, दे आर डिवोटिंग देमसेल्व्स टू द फोन्स। तो इन अ वे जो एक पुराना टाइम होता था जहाँ पर पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर, दे यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स, सॉल्यूशंस आते थे, एक अलग सिनेरियो होता था। अभी इट्स लाइक कि यस, सोशल मीडिया इज देयर, तो हर कोई कहीं ना कहीं अपना मेजर चंक of life is investing in social media. And of course serials also. I should not forget about the serials and OTTs where they are promoting so much which is dark and negative. That is also affecting things. A lot of sleaze. Yes, that is there. 3 सबसे ज्यादा स्ट्रेंज आपने रीजंस क्या सुने डाइवोर्स के, या आपके पास क्या ऐसे लोगों ने ऐसे आपको मतलब आके ऐसे लॉजिक बताए कि भाई इस वजह से मैं इनसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ? तो सबसे स्ट्रेंज चीजें आपने क्या सुनी? ये ऐसे तो मैं अगर स्ट्रेंज शुरू करूंगी ना तो मुझे लगता है हमारे 4 घंटे निकल जाएंगे। रीजन बीइंग कि
मोस्टली केसेस जो आते हैं ना वो अपने आप में ना एक इंडिविजुअल केस होता है। एक मैट्रिमोनियल में ये चीज भी है कि एक कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, एक कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। तो अब केसेस की जहां तक हम बात करें, वन ऑफ द केसेस वाज जहां पर पूरा डिस्प्यूट हो गया हस्बैंड वाइफ के अंदर, पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, सारे इश्यूज सामने हो गए, अरेस्ट भी करवा दिया। एट द एंड जो फिर काउंसलिंग हुई या बात हुई, एट द एंड जाके जो सिनेरियो निकला, मदर इन लॉ को प्रॉब्लम था कि डॉटर इन लॉ घर के अंदर जो है गाउन पहन के, मैक्सी पहन के घूमती है। दैट वाज द ओनली रीजन व्हिच केम अप। तो उसके बाद उसको रिजॉल्व करवाया गया, हालांकि लड़का जेल होकर के आया, उसके बाद भी इट वाज लाइक उसको समझाया गया कि भाई यही तो एक छोटा सा इशू है, तो स्विच टू सम अदर ऑप्शन एंड दैट मैटर रिजॉल्व्ड, बट दैट वाज अ स्ट्रेंजेस्ट थिंग। देन देयर वाज अनदर केस वेयरइन शादी हुई, लेकर के आए डोली जैसे, उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ रात को जैसे गिफ्ट्स खोलने के लिए बैठे कि चलो गिफ्ट्स खोल लेते हैं। तो उसके बाद एक किसी गिफ्ट के ऊपर ये इशू राइज हो गया कि नहीं ये मेरी फैमिली से आया है या तेरी फैमिली से आया है, ये गिफ्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या है। उसी बात के ऊपर इतनी तू मैं हो गई आपस के अंदर कि सीरियस लड़ाई हो गई और 2 घंटे में लड़की ने पुलिस बुला ली। So that marriage lasted just for 2 hours. Just 2 hours. इतना लड़ाई का इशू बढ़ गया उसमें। और कोई और केस? हाँ, और एक मैं बताती हूँ। 50 years of marriage, बच्चे वेल सेटल्ड, आपस में हस्बैंड वाइफ अच्छी एज हो गई, तो उसमें उनकी आपस में ये लड़ाई कि भाई ठीक है बच्चे थे जब, तो आई वाज लुकिंग आफ्टर यू, ये वो, बच्चे सेटल्ड हैं, ये है, मैं नहीं तेरा बर्दाश्त करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। 55 years की शादी के बाद they filed a divorce, और वहां पे 55 years की शादी के बाद, yes, they filed a divorce, we filed the divorce, and then जो हमारे learned जज साहब थे कोर्ट में, इनफैक्ट he was like कि he tried to make them understand कि मेरी तो उतनी एज भी नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस भी नहीं है जितनी आप लोगों की एज है, तो लाइक जस्ट थिंक ओवर इट। बट वो नहीं सेटल हुई चीज, डिवोर्स हुआ। अगर मैं आपसे एक चीज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो डाइवोर्स के केसेस जो फाइल होते हैं जी, इसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन कितना होता है? मतलब सास ससुर का, से लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली है, वो कहीं बाहर मेट्रो में रह रहे हैं, या वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, एक बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स सास ससुर या लड़की के माँ बाप द्वारा जो की जाती है उसका कितना परसेंटेज है? देखिए, हम इसमें मैं मतलब ये नहीं कमेंट कर पाऊंगी कि कितना परसेंटेज है, कि किसकी साइड से है या इसी चीज का कितना रोल है। ऑफ कोर्स द रोल इज देयर, बट व्हाट आई पर्सनली फील फ्रॉम माय लास्ट 16 years of experience, what I think is कि it totally depends on the partners who have to live together in the life, that how much importance or how much they want to give it to the fights and the disputes which arise because of the parents in-laws basically। तो हम इसमें सेट परसेंटेज नहीं मानेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास ऐसे भी हैं जहाँ पे पेरेंट्स एमिकेबली ही बच्चों को अलग कर देते हैं और तब भी शादी नहीं सरवाइव कर पाती। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, तो ये चीज नहीं कह सकते हम कि कितना परसेंट ऐसा रोल रहता है पेरेंट्स का। मैं हमेशा एक चीज समझना चाहता हूँ कि जो एलिमनी ली जाती है, मांगी जाती है, ये किस क्राइटेरिया पे मांगी जाती है? क्या कोई फीमेल अपने, जैसे एक बड़ा फेमस आपने शायद देखा होगा, अगर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, तो वो 6 लाख रुपए महीना मांग रही है। तो मतलब ये क्या क्राइटेरिया होता है अपने हस्बैंड से एलिमनी मांगने का? मतलब लॉ क्या कहता है? आप कुछ भी मांग सकते हो? नहीं, लॉ ये नहीं कहता कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। देयर आर सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बाय द लॉ, देयर आर मेनी जजमेंट्स व्हिच टॉक अबाउट एलिमनी। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। प्राइमरीली वेदर द गर्ल इज वर्किंग और नॉट, सेकेंडली हाउ मच द हस्बैंड इज वर्किंग और व्हाट इज हिज सोशल स्टेचर, thirdly it will be that the children out of the marriage, what is their age, what are they doing, that is also there. Then one other thing which is important is the tenure of marriage. It's been how long they are married. So these are the factors. Along with it there are several other factors, economic, financial, which are important to decide about the alimony.
So it's not that somebody who is going to the court randomly and saying कि I need 6 lakhs a month. अभी recently भी Supreme Court में there has been a judgment, I'm just forgetting the name, wherein she was asking for 500 crores and the 12 crores alimony has been granted. So it has been happening. But of course अभी जो अतुल सुभाष में हुआ है तो उसके बाद कहीं ना कहीं रुख बदलेंगे चीजों के, कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट्स की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी चेंज होगा आफ्टर लुकिंग एट व्हाट हैज हैपेंड इन अतुल सुभाष मैटर। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं जी, तो वाइफ्स के फीमेल्स के लॉज हैं काफी स्ट्रिक्ट है, उनका क्या मिसयूज या यूज हो रहा है वो तो चलिए अलग डिबेट का इशू। क्या हस्बैंड के पास कानून से कोई मदद नहीं है? This is actually has been into discussions a lot of times that females are having so many laws for their health, but as far as men are concerned, so what I know is, or what I have been practicing, I can tell you that through certain strategies, through certain practices, and by moving in a right direction, we can help men also, and we have been doing it. It's not that it's not happening. Of course I cannot say that कि यार ठीक है DV के अंदर section 12 domestic violence है जिसके अंदर clear है कि if the females have been aggrieved, emotional abuse has been caused, financial abuse has been caused, they can file a petition. Likewise a man cannot, it's not there if a man has been harassed. But there are couple of things which work for the benefit of men also. Of course here I cannot say that what are the strategies which come to men's aid or men's help, but of course it is there. ये इंटरव्यू देके कुछ मर्द तो शादी करने से डर जाएंगे। नहीं, अच्छा उसमें I would like to add, because I have been trying since long about this, like foreign countries we do not have a culture of prenups. So what I personally feel कि it's always better to have a prenup. But here in Indian context, there are certain reservations because Indian marriage is not a contract. So that is why prenuptial agreements. ये इस पे मैं आपसे अभी बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया जो मैं बिल्कुल स्किप हो गया था मेरे माइंड से। क्या आपको लगता है इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होनी चाहिए? I personally feel, see, it's not about ये जो word हम contractual marriage वो बोल देते हैं ना, because courts भी है contractual marriage, but actually अगर हम इसका upside देखें, if supposedly two people want to marry each other, they are in love with each other, and they are sitting on table, and before marriage they are deciding everything. What if something goes south? What if the person is into infidelity? Okay, that's how we'll distribute our assets. That is how we are going to distribute our wealth. So that scenario is like everything is crystal clear before that. If one of the partners is not inclined to sign, that means he or she has something in her heart or his heart. अगर दोनों ही लॉयल है एक दूसरे के टुवर्ड्स और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जीना चाहते हैं तो साइन करने में क्या दिक्कत होगी? और साइन हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तब तक हमारी चली तो चली, नहीं तो उसके बाद हम दोबारा से रिन्यू कर देंगे, तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। नो, बिकॉज़ ऐसा नहीं हो सकता। then the scenarios will completely change. Then what will, तो फिर हमारा जो लॉ बोलता है कि that's a marriage, that सप्तपदी is there, after that there is a marriage which is there, 7 फेरे हो गए, शादी हो गई, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती। अगर हम ये चीज अग्रीमेंट में करते हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट बाइंडिंग। और अगर हम उसका लॉन्ग रन में एस्पेक्ट देखें, 2 साल में अगर बच्चे हो गए तो फिर बच्चों का क्या, उनके साथ चीजें कैसे, तो ये चीजें कभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी बिकॉज हमारा लॉ ही इस चीज को नहीं बता रहा है। When something is not there in law, that cannot be implemented through a contract. But prenups, जितना जहाँ तक की बात है, prenups we are doing prenups, parties are getting it signed. Although उसका validity रहेगा, impose होगा नहीं होगा, वे अलग aspect है. But it can always be read with the case. Courts देख तो सकती है, courts उस पे कुछ कर नहीं सकती, but that is there. तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है concrete हो जाती हैं, which comes to our help at a later stage. 1 डेकेड से ज्यादा का जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको ये लगता है कि आजकल
फीमेल्स जो हैं वो जो उनके लिए लॉज हैं उनका मिसयूज कर रही हैं? क्या आपको ये फील हुआ कभी या नहीं? देखिए, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगी कि क्या फीमेल्स इसको मिसयूज कर रही हैं, बट दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट टू सर्टेन एक्सटेंट जहां जो हमारे लॉज एक्चुअली बने हैं फीमेल्स की हेल्प के लिए, जहां वो पहुंचने चाहिए रूरल एरियाज में, या जो एक्चुअली जिनके साथ चीजें हो रही हैं, वो लेडीज बहुत मिनिमल हैं जो सामने आ रही हैं अपने लॉज की प्रोटेक्शन को लेने के लिए। और बहुत स्ट्राटा ऐसा है अब सोसाइटी के अंदर फीमेल्स का जो मिसयूज कर रहे हैं, दैट इज देयर। बट अगेन आई विल नॉट से कि वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मैं फिर भी ये चीज बोलूंगी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके साथ चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन दे आर नॉट कमिंग बिफोर द कोर्ट्स। वो उनमें करेज ही नहीं है आने का। आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल हियर। वन ऑफ माई वेरी नोन, उनकी सिस्टर का मैटर था, तो शी केम फॉर द काउंसलिंग बिकॉज आई डू मैट्रिमोनियल काउंसलिंग एज वेल, प्री मैरिटल ऑल्सो। आजकल प्री मैरिटल का भी बहुत वो है, मतलब पीपल आर गोइंग फॉर प्री मैरिज काउंसलिंग सो दैट कल को शादी एक ऑर्गेनाइज रहे, अच्छी से रहे। तो वो ट्रेंड इंडिया में आ चुका है, इट इज देयर। तो शी केम आफ्टर मैरिज, लाइक 7 or 8 years ऑफ मैरिज। तो शी टोल्ड मी कि हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में जो है एक बार उन्होंने, मतलब फिजिकल अब्यूज तो चलता ही है, बट वंस व्हाट हैपेंड कि मेरे हाथ दोनों तोड़ दिए गुस्से में। पर उसके बाद उसने मेरी सेवा भी करी, मेरा ध्यान भी रखा, सब कुछ करा। फिर बात करते करते शी वाज लाइक कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे ध्यान नहीं रखता है, ढंग से बोलता नहीं है। सो आई आस्क्ड हर कि आपको किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है। अब यहाँ सुनने वाली बात है कि आपको किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है, कि उसने आपके हाथ तोड़ दिए, फिजिकल अब्यूज करा, या वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट शी सेड कि मुझे इस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। सो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द cultural thing in a woman's mind, and she didn't file for any case. उनको समझाने के बाद भी कि आपके साथ फिजिकल अब्यूज हुई है, ये चीज गलत है, ये ऑफेंस है। मैंने उनको इंडियन पीनल कोड पढ़वाया उस टाइम पे, बट सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है और ब्रेन की वायरिंग ऐसी करी हुई है फीमेल्स की, कहीं ना कहीं शी वाज नॉट रेडी टू फाइट। तो ये वो स्ट्राटा है हमारी सोसाइटी का जिनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं, लेकिन वो आगे आते ही नहीं है। लाइकवाइज इन द रूरल एरियाज दिस इज हैपनिंग। अगर हस्बैंड ने वाइफ को मारा जी, हाथ उठाया, तो दैट इज फिजिकल अब्यूज। और अगर वाइफ ने हस्बैंड को मारा फिर दैट इज क्रूअल्टी। उसमें भी लॉ पनिशमेंट है, वाइफ के लिए नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, अगर तो सीवियर बीटिंग है या कुछ वैसी चीजें हैं जो इंडियन पीनल उसके अंदर कोड में, अब जो कि बीएनएस है हमारा भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर पनिशेबल है, सो दैट इज देयर। अब सर फोड़ दिया या अदरवाइज जो है हार्म करा या पॉइजन करा, सो दैट इज पनिशेबल इन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। और अदरवाइज अगर अब सिंपल एक थप्पड़ मारा, पुश कर दिया, ये चीज कर दी, जो वहां फिजिकल अब्यूज है वो यहाँ पे फिजिकल अब्यूज है, बट उसका जो इम्प्लीकेशन है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ डिवोर्स केस, दैट दिस इज द क्रूअल्टी व्हिच वाइफ हैज कॉज्ड टू द हस्बैंड, एंड इन दैट सिनेरियो ही कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम द वाइफ। अब मैं अपने लास्ट सवाल पे आता हूँ कि जब आप काउंसलिंग करती हैं या जब आपके पास कोई डाइवोर्स के लिए केसेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हैं, सामने बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, वो शिकायत कर रही है, आप सुन रहे हो, क्या ऐसा भी लकली सिचुएशंस होती हैं कि जहां आपने काउंसलिंग दी और समझाया और उसके बाद दे आर लिविंग हैप्पी एवर आफ्टर, फिर उन्होंने कभी डाइवोर्स नहीं सीख किया? ऐसे भी I can proudly say this, although there are not many lawyers in our profession, unfortunately, who actually want to work in that direction of reconciliation. So I can proudly say this, it's been 16 years of my career and I have reconciled around 200 marriages. 200? Yes, 200. Out of which I feel 120 or 130 are where they are living happily ever after, which we spoke about, and rest of them, they took a mutual divorce. They took a divorce through mutual consent and they parted their ways with a dignity and amicably. क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ फेरे लो और मतलब आप हस्बैंड वाइफ हो जाओ, उसके बाद आप प्यार से टाटा बाय बाय करके अलग हो जाओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है,
आई हैव दोस केसेस. अभी भी रिसेंटली मैं बात करूं, अगर मैं लास्ट 2 वीक्स में भी बात करूं, आई हैव फाइल्ड अराउंड 5 केसेस लास्ट 2 वीक्स पे. म्यूचुअली दे आर डूइंग इट. अब एक ये चीज होती है कि म्यूचुअली आप कितने लेवल पे कितने टाइम में जा रहे हो. कि पहले जैसे इनिशियल होता है ना, बहुत लोगों में गुस्सा होता है, ईगो बैटल होती है, ग्रज होता है आपस में कि इसने मेरे साथ ये करा, ऐसे खराब करा, ये कर दिया, मेरी फैमिली में ऐसे बोल दिया, बच्चे का ध्यान नहीं रखा, बहुत सारी चीजें, मुझे टाइम नहीं दिया. एंड इनफिडेलिटी इज आल्सो देयर. स्टार्टिंग में जब पार्टीज आती हैं तो बहुत हाई होप्स के साथ होती है, हाई हेडेड होती है, गुस्सा होता है एंड दे वांट टू फाइट. उस स्टेज पे समझाई जाती है चीजें तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं. जो लोग नहीं समझते हैं वो 2 साल 3 साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हैं. उसके बाद उनको लगता है कि देयर इज नो पॉइंट इन इट. और मैं तो सीधा बोलती हूँ कि यार क्यों वकील को एक्स्ट्रा पैसा देना है, आपने फीस तो देनी ही है ना, तो एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी का टाइम तो मत वेस्ट करो ना. यू विल वेस्ट योर मनी, यू विल वेस्ट योर एफर्ट, यू विल वेस्ट योर पीस ऑफ माइंड. तो कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, बट अल्टीमेटली तो मैटर्स मोस्टली सेटल ही होते हैं unless and until those are very grave. हमारे लॉ एंड ऑर्डर में जो केसेस पेंडिंग चलते हैं, एक जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है? इतना पेंडिंग होता है, 30-30, 20-20, 15-15 साल केसेस चलते रहते हैं, लोग धक्के खाते हैं, इधर लॉयर्स जजेस के पास टाइम कम है, ओवरबर्डन है, तो क्या वे आउट क्या है इसका? सी वे आउट एक जो मुझे पर्सनली लगता है कि प्रीनप्स विल हेल्प अ लॉट. आई डोंट नो अब उसको कितने लेवल तक हमारी कोर्ट्स लेकर जाएंगी, आगे क्या सिनेरियो रहने वाला है. एक ये जो वर्ड है आप जो यूज कर रही हैं, इसको थोड़ा एक बार आप इजी समझाइए ताकि व्यूअर्स समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. प्रीनप इज अ प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट. दिस इज अ अग्रीमेंट व्हिच कैन बी मेड, मतलब हस्बैंड और वाइफ, लड़का लड़की शादी से पहले जो है ये अग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्रीनप्स का ट्रेंड है, वहां पर ये बनता ही है शादी से पहले, जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल कर सकते हैं कि अगर हम लोग डिवोर्स लेंगे कल को, तो उन डिवोर्स के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, किस सिनेरियो के अंदर किस तरह से हम मनी को, एसेट्स को डिवाइड करेंगे आपस में. बहुत सारों के जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, उनमें क्या होगा, किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हर चीज को पहले डिसाइड कर लिया जाता है. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि पहली चीज मेरे को पर्सनली ये लगती है कि वो चीज शायद हेल्प करेगी इस चीज में. प्लस सिस्टम्स को थोड़ा ईज आउट करने की जरूरत है. जैसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत सालों से चल रहा है, वो अभी तक हमारे लेजिस्लेचर के अंदर जो है नहीं आया है, तो हमारे हिंदू लॉ के अंदर अभी तक इट हैज नॉट बीन एडेड. थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए क्या है. इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इज कि जब हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, इर्रिट्रीवेबली शादी टूट चुकी है और ये शादी आगे नहीं चल सकती, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड होना चाहिए कि सिंपली यार ठीक है नहीं चल रहा, तो आपको झगड़ों में क्यों पड़ना है, यू गो टू द कोर्ट, डिसाइडेड, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया और शादी खत्म. एक ये वाला एस्पेक्ट जिसपे कोर्ट्स काम कर रही हैं, लेजिस्लेचर को करने की जरूरत है. लेट्स सी उसमें क्या आगे चेंजेस आएंगे. मतलब ये होना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको सिंपली ये बोलना है कि घर से नहीं हो पा रहा और ब्रेकअप हो. यस, तो वो एक सिंप्लीफाइड वे हो जाएगा. प्लस पार्टीज को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि हम ईगो बैटल्स को छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सोचे, अपने टाइम को सोचे. बिकॉज मेरे पास जब आता है ना कोई भी, वेदर इट्स हस्बैंड और वाइफ, अग्रीव्ड है, तो भी मैं यही समझाती हूँ कि अगर आप सामने कीचड़ उछालोगे तो आपके ऊपर भी आएगा. वी कैन नॉट से दैट वी आर थ्रोइंग स्टोन्स एंड हमारे साथ कुछ नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग्स हैं, उनको एक अच्छे काउंसलर्स अब हैं कोर्ट्स के अंदर, दैट इज देयर, कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट चल रही है. बट अगेन इट्स लाइक कि आवर डेमोक्रेसी इज टू यंग, सो इट विल टेक टाइम. जुडिशरी में भी जजेस का नंबर बढ़े, कोर्ट्स और बढ़े, फैमिली कोर्ट्स का काम थोड़ा और ईज्ड आउट हो, उस तरीके से थिंग्स विल वर्क कि जहां क्विक रेजोल्यूशन. चलिए, इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड पे आ गए हैं. क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपसे पूछना भूल गया या आप बताना चाहते हैं? आई थिंक we have covered things, but हाँ मैं एक चीज जरूर I would like to say this, जो मैं अभी यही बात कर रही थी कि जब भी कोई कपल इन चीजों के अंदर जूझ रहा है या परेशान है या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें एक ड्रास्टिक स्टेप के टुवर्ड्स नहीं सोचना चाहिए. बहुत जगह पे ऐसा होता है, गुस्सा है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रेंडिंग है ना आजकल, हर जगह पे ट्रेंडिंग है.
और इजी रास्ता है किसी भी शादी के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे इजी है टू ब्रेक इट, क्योंकि वहां आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को भी, पेरेंट्स को भी एक ओपन माइंड से इन चीजों को सोचना चाहिए कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन बसाना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट स्टेप जो एक सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए वो रिकंसिलिएशन के टुवर्ड्स होना चाहिए। और इन टुडेज वर्ल्ड प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग्स आर वेरी कॉमन एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। आई हैव सीन कपल्स जो बहुत मिनिमल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो डिवोर्स के टुवर्ड्स जा रहे होते हैं, बट effective therapies are there. By using that therapy, they can get rid of it and they can live happily ever after. ठीक है, इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड पे आते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टॉपिक्स पे बहुत इंसाइट और इन डेप्थफुल चीज़ें बताई। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आगे चल के सुधरेंगी और लोग साथ रहेंगे। For sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jai Shri Ram.